physical equilibrium. The physical equilibrium is a state of equilibrium between the same chemical species in different phases. जैसे मैंने आपसे बात की, वाटर को कन्वर्ट कर रहा हूं आइस में, या वाटर को कन्वर्ट कर रहा हूं स्टीम में, या स्टीम को कन्वर्ट कर रहा हूं वाटर में, तो यहां पर ही हमसे क्या बोल रहा है कि एक ही सब्सटेंस के अलग अलग स्टेट्स के बीच में, एक ही सब्सटेंस के अलग अलग स्टेट्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम मुझे मिल रहा है, उसे मैं क्या नाम देता हूं? उसे मैं नाम देता हूं फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे देखें, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर, सॉलिड गैस, सॉलिड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ सॉल्यूशन, gas, vapor, saturated solution of gas in a liquid. So these are the examples of what? These are the examples of physical equilibrium. Chemical equilibrium में जब मैं physical equilibrium की बात करता हूं बच्चों, तो ये 3 पॉइंट्स हमसे मेजरली डिस्कस किए जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर का नाम है, तो बेटा अभी तक हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा वो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को इंट्रोड्यूस किया कि ये किस प्रकार की रिएक्शंस में मिलेगा, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन से किस तरह रिलेटेड है। The equilibrium between different chemical species present in the same or different phase is called chemical equilibrium. अभी अभी मैंने आपसे चर्चा की थी। There are 2 types of chemical equilibrium. वो 2 टाइप क्या हैं? वाओ, वो 2 टाइप हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम सर क्या है ये, क्या है ये? तो द वर्ड होमो रिप्रेजेंट सेम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? सेम। सेम इक्विलिब्रियम, फेज रिलेट करें, ज्वाइन करें, कंबाइन करें, तो हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है, रिएक्टेंट भी लिक्विड है, प्रोडक्ट भी लिक्विड है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब सेम फेज में हैं और रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, देन इट इज टर्म्ड एज द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। अरे वाह, इतने सारे एग्जांपल्स आ गए। देखें, दिस इज इथाइल अल्कोहल लिक्विड, this is acetic acid liquid, this is ester liquid and again this is water liquid। तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं देख रहा हूं कि भैया ये रिएक्शन में तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या हैं? सेम फेज में हैं। सेम फेज कौन सा है? लिक्विड। नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, गैसियस फेज में हो रही है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही किस में है? दोनों ही गैसियस फेज में है, मतलब सेम फेज में है। SO2 गैस, O2 गैस, SO3 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट, ये गैसियस फेज में है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये है प्रोडक्ट, ये भी गैसियस फेज में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये रिएक्शन भी होमोजीनियस रिएक्शन का केस है। हेट्रोजीनियस, जैसे होमो रिप्रेजेंट कर रहा था सेम को, वैसे ही हेट्रो रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट को। हेट्रो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सर कैसे डिफाइन करेंगे? बेटा सेम वही जो स्टेटमेंट होमोजीनियस में था उसमें सेम की जगह पर क्या कर दूं? सेम की जगह पर डिफरेंट कर दूं। मतलब वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फेज में होते हैं, यानी कि दोनों सेम फेज में नहीं होते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम रिएक्शंस कहते हैं। देखें, कैल्शियम कार्बोनेट इज द रिएक्टेंट हियर, वी हैव
which is in solid state. This calcium carbonate after decomposition form calcium oxide which is again a solid and carbon dioxide which is a gas. तो मैं कह सकता हूं क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में हैं? आंसर है नहीं, एक सॉलिड में है और एक गैस में है. सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है. दिस सोडियम बाइकार्बोनेट gives us sodium carbonate again which is solid, gives us carbon dioxide which is gas, gives us water which is gas. क्या ये होमोजेनियस का केस है? नहीं सर, कैसे हो सकता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही क्या हैं? दोनों ही डिफरेंट फेज में हैं. निश्चित रूप से रिएक्शन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का केस है. वाह, H2O लिक्विड, H2O गैस, अरे ये भी तो हेट्रोजीनियस हो गया. रिएक्टेंट है लिक्विड, प्रोडक्ट है गैस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ, दिस इज सॉलिड, this is liquid, aqueous and aqueous are liquid again. तो मैं देख रहा हूं one of the reactant is solid, that is why reaction is considered as heterogeneous equilibrium. अब आ जाते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन पर. किस पर आ जाते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन पर. यहां से हम आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं. हम देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन में कैसे हम उसका रेट लॉ लिखते हैं, उसकी रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रेट लॉ के थ्रू हम कैसे किसी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं. दिस लॉ ऑफ मास एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय गुलबर्ग एंड बेज. क्या कहा उन्होंने हमसे? द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एट एनी गिवन टाइम. सरल सीधे शब्दों में समझते हैं. लॉ ऑफ मास एक्शन हमसे कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट उसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के बराबर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. देखें जरा, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन मींस व्हाट? द मोलैरिटी. सरल सीधे शब्दों में मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज आल्सो नोन एज एक्टिव मास. लेकिन बेटा मैं यहां आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा रुकें. एक्चुअली एक्टिव मास मोलैरिटी नहीं होता. एक्चुअली एक्टिव मास मोलैरिटी नहीं होता, और ये क्वेश्चन एम्स में हमसे पूछा जा चुका है जब एम्स का एग्जाम हुआ करता था. एक्टिव मास होता क्या है समझें. एक्टिव मास का एक्चुअल फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इनटू एक्टिविटी कॉफिशिएंट. और बेटे ये एक्टिविटी कॉफिशिएंट जो होता है ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है. दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस this activity coefficient is taken as unity, that is 1. As it is an experimental value and for most of the substances is unity, when this activity coefficient is 1, then can we say that active mass is equal to molarity. तो जब एक्टिविटी कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. तो क्या मैं सरल सीधे शब्दों में आपसे ये कह सकता हूं कि एक्टिव मास मोलैरिटी के बराबर होगा? आप बोलोगे सर अब तो बिल्कुल कह सकते हैं, आपने उसको क्लियर कर दिया. तो ये से बोल रहे हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मास, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक्टिव मास क्या एक्चुअल में होता है. ये रिलेशन आपको अपने दिमाग में सेट कर रखना पड़ेगा. सर अब जब ये मोलैरिटी है तो क्या इसको मोलैरिटी के जैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने कहा हाँ, कैलकुलेट भी वैसे ही करते हैं, लेकिन एक्टिव मास को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है.
मतलब अगर आपके सामने किसी मोलर कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इट सिंपली मीन्स व्हाट, इट सिंपली मीन्स कि भैया ये मोलैरिटी नहीं है, ये एक्टिव मास के बारे में बात कर रहा है। ये मोलैरिटी नहीं, किसके बारे में बात कर रहा है, एक्टिव मास के बारे में। हालांकि कैलकुलेट दोनों को एक ही तरीके से करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, लेकिन दोनों के रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब एक्टिव मास ऑफ ए मैं कैसा लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा। अभी आगे बढ़ेंगे, चीजों को और क्लियर करेंगे। लेट अस कंसीडर अ सिंपल रिएक्शन बिटवीन द स्पीसीज ए एंड बी। ए प्लस बी हमें क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। देखते हैं जरा ये क्या कह रहे हैं हमसे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसा मैंने आपसे बोला, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the active mass of reactant. So मेरे पास रिएक्शन क्या थी बच्चों, मेरे पास रिएक्शन थी A plus B gives us product. So what are the reactants we have? We have this reactant A and this reactant B. मेरे पास ये दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट है A और एक है B. Now how the active mass of A is expressed, sir? Square bracket capital A. Sir, how the active mass of B can be represented? Sir, square bracket capital B. तो सर ये तो आपने एक्टिव मास बता दिया और इन दोनों का प्रोडक्ट भी बता दिया। आपने क्या बोला, द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो रेट is directly proportional to the active mass of A into the active mass of B. So definitely now we have to apply a constant, proportionality constant, that is K A into B. मजा आएगा आगे आपको। तो दिस इज द रेट लॉ, इसे हम क्या कहते हैं, रेट लॉ कहते हैं। देखिए इन्होंने लिखा हुआ है हमारे सामने, दिस इज द रेट लॉ। सर K क्या है सर, व्हाट इज K? तो बेटा K को मैं रेट कांस्टेंट भी कहता हूं, K को मैं वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहता हूं, और K को मैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहता हूं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहता हूं। सर ये बात तो मेरे समझ में आ गई कि रेट कांस्टेंट कह रहे हो, क्यों, क्योंकि आप केमिकल रिएक्शन की रेट की बात कर रहे हो। सर ये बात भी समझ में आ गई कि आप इसे वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहे हो, बिकॉज रेट इज व्हाट, रेट इज द वेलोसिटी एक्चुअली। मतलब मैं अगर किसी रिएक्शन की रेट की बात कर रहा हूं, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। सर बट व्हाई इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? अगेन दिस इज द क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाउ व्हाई इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट? बिकॉज इट इज because K is only temperature dependent. Whatever the concentration of reactants present in the reaction doesn't matter. कोई मायने नहीं रखता है क्या कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का आपको दे रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके K की वैल्यू, इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। एक फिक्स टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन के लिए K का वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। एक फिक्स टेम्परेचर पर K का वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, वॉट एवर द कॉन्सेंट्रेशन डजंट मैटर, K का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी रिएक्शन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर पर K का वैल्यू फिक्स होगा। समझ पा रहे होंगे? वाह, वही बात, A और B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। K is the constant of proportionality for the forward reaction and it is known as rate constant। अरे सर ये वाली बात फिर देखो बाद में आई, आपने पहले बता दी।
रेट कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज वेलोसिटी कांस्टेंट। लेकिन सर इनने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट नहीं बोला। मैंने कहा बेटा मैंने तो बोला है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्यों कह रहा हूं मैं इसको, जल्दी से बता दो। सर आप इसलिए स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कह रहे हो कि इस k की वैल्यू किसी रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। सो फॉर अ जनरल रिएक्शन, अब देखिए इस रिएक्शन में और इससे पहले वाली रिएक्शन में अंतर क्या है? इस रिएक्शन में वी हैव दीज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, वी हैव दीज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब इन्होंने इसके लिए रेट लॉ लिखा तो सही भाई, दिस इज द एक्टिव मास ऑफ ए, दिस इज द एक्टिव मास ऑफ बी, दिस इज द एक्टिव मास ऑफ सी। लेकिन सर मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये जो कोएफिशिएंट्स थे ये एज एन एक्सपोनेंट्स इस रेट लॉ में कैसे आ गए? ये बहुत ही मजेदार चीज होती है और बच्चे मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि सर जब आपने नॉर्मल रिएक्शन लिखी थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे सर ये लिखा था आपने R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। लेकिन सर जैसे ही कोएफिशिएंट्स आ गए, जैसे ही कोएफिशिएंट्स आ गए सर, तो आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो, कहां गया ये, जैसे ही कोएफिशिएंट्स आ गए आप कह रहे हो कि अब ये कोएफिशिएंट एज एन एक्सपोनेंट्स रखे जाएंगे, एज एन एक्सपोनेंट्स रखे जाएंगे। तो सर हम जानना चाहते हैं क्यों? तो समझो बेटा मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सपोज वी हैव 2a 3b और 2c। ये हमें दे रहा है क्या? ये हमें दे रहा है प्रोडक्ट। क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। हाँ सर, तो देखना बेटा इससे कंपेयर करो, दिस इज स्मॉल a, दिस इज स्मॉल b एंड दिस इज स्मॉल c। फिर से बहुत ध्यान से समझना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगले स्टेप में पिक्चर क्लियर। देखें जरा, क्या मैं इस 2a को ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं भाई, 2a इज व्हाट? a प्लस a। क्या मैं 3b को ऐसा लिख सकता हूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिकॉज 3b इज b प्लस b प्लस b। क्या मैं इस 2c को ऐसा लिख सकता हूं क्या? सर लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं कहूंगा वेरी गुड। अब इसका रेट लॉ लिखता हूं जो लॉ ऑफ मास एक्शन में मुझे बताया गया। तो देखना बेटा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं सीधा सीधा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख रहा हूं K। देखना बेटा एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इंटू एक्टिव मास ऑफ B इंटू एक्टिव मास ऑफ B इंटू एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ C। यही लिखूंगा? हाँ सर यही लिखेंगे। तो बेटा हमने ये बात पढ़ रखी है कि जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स का सम हो जाता है। बेस सेम होते हैं तो पार्ट्स का सम हो जाता है। इस a पर पावर 1, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, पावर 1, पावर 1, पावर 1, सम कर देते हैं। तो देखना बेटा क्या ये ऐसा आ जाएगा क्या? R इज इक्वल टू के a टू दी पावर 2, b टू दी पावर 3 और c टू दी पावर 2 आ जाएगा? हाँ सर ये तो आ गया। तो देखना बेटा क्या ये स्मॉल a था? देखो एज एन एक्सपोनेंट आया। क्या ये स्मॉल b था? देखो एज एन एक्सपोनेंट आया। क्या ये स्मॉल c था? देखो एज एन एक्सपोनेंट आया। आशा करता हूं कि ये वाला जो केस है ये आपके समझ में आ गया होगा। जब भी रिएक्टेंट्स के साथ कोएफिशिएंट हैं, रेट लॉ लिखते समय क्या करना होगा? रेट लॉ लिखते समय उन कोएफिशिएंट्स को एज एन एक्सपोनेंट रखना होगा। चलो बच्चों जरा देखें आगे। तो इन्होंने हमसे क्या बोला? इन्होंने हमसे वही बोला, thus the law of mass action may be restated as the rate of chemical reaction at any particular temperature is proportional to the product of the molar concentration with each concentration term raised to the power equal to the number of molecule। वही as an exponent आ जाता है। अब
इसके आगे के स्लाइड में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के कैलकुलेशन की, कि कैसे किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में इस लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू मैं क्या करता हूं, मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करता हूं। ओके